दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीडीपी जिसको हम लोग बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि सीटेट 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे, क्योंकि आज इस क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो बच्चे को काफी कंफ्यूजन करते हैं और बहुत सारे साथी इस कंफ्यूजन में क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं और उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है। दोस्तों आप सभी साथी अंतिम तक बने रहे और आज की क्लास में ये सभी डाउट को खत्म करने का प्रयास करें। तो दोस्तों आप सभी साथी से हम आग्रह करेंगे कि जो भी साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि जो भी साथी सीटेट 2025 की तैयारी कर रहे होंगे उन सभी को मदद मिलेगा और सहायता मिलेगा। तो दोस्तों आइए हम लोग समय न गवाते हुए सीधे क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है हम लोग का, क्या है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए सभी साथी पढ़िए और इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। क्या होगा मेरे भाई, बताइए। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। अब क्या पूछ रहा है, हम लोग से पूछ रहा है पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। तो मेरे भाई क्या होगा बताइए, सभी साथी कमेंट में बताइए क्या होगा। तो पठन वैकल्प का मतलब क्या होता है, जिसमें बच्चा पढ़ने में असक्षम होता है, जहां पे बच्चा सही से चीजों को नहीं पढ़ पाता है। उसको अगर आप बुक देंगे तो बुक को सही से नहीं पढ़ पाता है, उसी को क्या बोलते हैं, पठन वैकल्प। तो हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में बोला है न्यून अवधान विकार, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलिए मेरे भाई, ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको, ADHD। तो ये नहीं होगा। इसमें क्या होता है, बच्चा कोई भी काम को लापरवाही से करेगा, मतलब चीजों को दोहराएगा, क्लास में ढंग से कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। ये सब क्या होता है, ADHD का आपको लक्षण देखने को मिलेगा। तो यहाँ तो पूछ रहा है पठन वैकल्प, तो पठन वैकल्प ये फुलफिल करेगा क्या, ये लग रहा है नहीं, तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला है, आप सारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता। जब आप सारी चिंतन बच्चा कर ही लेगा, पढ़ने में जब धारा प्रवाहिता आ ही जाएगा, तो फिर बच्चा में पठन वैकल्प कहाँ रहा, तो फिर पठन वैकल्प रहा ही नहीं। तो ये लक्षण क्या होगा, इसका है ही नहीं है, तो ये तो सीधा सीधी हो जाएगा गलत। फिर ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में क्या बोला है, धारा प्रभाव पढ़ने की अक्षमता। ये हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्योंकि पठन वैकल्प में क्या होता है, बच्चा चीजों को सही से नहीं पढ़ पाता है। क्या होगा, धारा प्रभाव पढ़ने की अक्षमता। पठन वैकल्प बच्चों की प्राथमिक लक्षण को दर्शाता है। अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। देखिए एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, ये ADHD का लक्षण है। क्या है मेरे भाई, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का ये क्या है, ये लक्षण है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन समझ लीजिएगा, जहां ADHD का बात किया जाए वहां पे न्यून अवधान विकार या एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, ये ऐसा ऑप्शन दिखे दोनों में से कोई एक ऑप्शन मार देना, सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन वहां देगा ना, अगर ADHD के बारे में पूछेगा तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और सभी साथी अपना डायरी और पेन लेकर के बैठे और आप सभी साथी अंतिम में कमेंट में बताएंगे कि सभी साथियों को कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है, ताकि उससे हमको पता चले कि हमारे सभी साथियों का तैयारी किस लेवल पे हो रहा है या हो रखा है। चलिए दोस्त हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है, इसको पढ़िए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। एक में बोला है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है। बताइए मेरे भाई क्या है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है। तो एक ऑप्शन में दिया है पूर्णता अलग। पूर्णता अलग है क्या, संवेग और संज्ञान क्या है मेरे भाई, पूर्णता अलग है। ये अलग तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या है, स्वतंत्र है, ये भी नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा, सन्निहित है, सन्निहित तो होगा ही, सन्निहित नहीं होगा तो फिर दोनों का कैसे बन पाएगा बैलेंस। सोचिए मेरे भाई, क्योंकि संवेग और संज्ञान दोनों क्या होता है, बैलेंस बना के चलता है, तभी तो आप चीजों को अच्छा से समझ पाएंगे ना। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, संबंधित नहीं है, तो ये सीधा कट जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है। समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, पढ़िए। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। क्या है मेरे भाई, जटिल अवधारणा की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, एक व्याख्या देकर। नहीं भाई, एक व्याख्या देकर आप उसकी अवधारणाओं को क्या करेंगे, जटिल
अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज मतलब सहज नहीं कर सकते हैं। आप बच्चा को एगो लेक्चर दे दीजिएगा तो क्या उस चीजों को समझ जाएगा? कोई जरूरी है सब बच्चा ऐसा समझ ही जाए? उसमें से इक्का दुक्का कोई होगा बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल माइंड तो समझ भी जाएगा। तो आपको तो ऐसा करना गलत हो जाएगा कि आपको सबको लेके चलना है ना, तो ये गलत हो जाएगा। फिर क्या है ऑप्शन नंबर 2 में? प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। ऐसा नहीं करना है। प्रतियोगितात्मक आपको क्लासरूम में माहौल नहीं बनाना है, किसी बच्चों में ऊंच नीच का भाव मतलब उसमें ये नहीं दर्शाना है कि देखो ये लड़का रामू तुमसे तेज है, श्याम भी तुमसे तेज है, तुम भोदू हो। ऐसा कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि प्रतियोगिता से क्या होगा? बच्चा में डिस्क्रिप्शन पैदा हो जाएगी, बच्चा में हो जाएगा कि अरे हम उससे कमजोर है, रामू अच्छा चीज होमवर्क कर लेता है, वो अच्छा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, हमसे नहीं हो पाता है। उससे बच्चा में क्या होगा? उसमें विचार हो जाएगा, उसका हो जाएगा कुंठित। तो ऐसा नहीं करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। यांत्रिक अभ्यास ऐसा दिख जाए, क्या करना है? ये निगेटिव टैग वर्ड है, इसको सीधे काट देना है। बार बार आ गया ना यांत्रिक अभ्यास को सीधे काट देना है। फिर चौथा में अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, एकदम राइट आंसर यही करना है। मतलब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। अन्वेषण मतलब क्या होता है? इंक्वायरी एवं परिचर्चा मतलब बच्चों में डिबेट कराइए के अवसर के लिए उपलब्ध करके, मतलब बच्चा को आप डिबेट का अच्छा मौका दीजिए, उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए और उसको इंक्वायरी लर्निंग के लिए मतलब तैयार करिए, ताकि बच्चा को कोई भी प्रॉब्लम मिले तो वो खुद से उसके जानकारी को इकट्ठा कर सके, उसको सोल्यूशन को इकट्ठा कर सके। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी का उदाहरण है? तो मेरे भाई द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी क्या होता है बताइए? द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी क्या होगा? द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी क्या होगा? तो फर्स्ट में क्या होता है? हमारा परिवार होता है और आस पड़ोस होता है। लेकिन यहां पूछ रहा है द्वितीयक समाजीकरण मतलब बच्चा पहले उसका समाजीकरण कहाँ होता है? परिवार में होता है और उसके आस पड़ोस में होता है। और दूसरा कहाँ होता है? तो दूसरा होता है मेरे भाई उसको उसके विद्यालय में। कहाँ होता है? विद्यालय व मीडिया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एक नंबर अगर पूछेगा प्रथम समाजीकरण तो क्या हो जाएगा? परिवार एवं पास पड़ोस। और ये परिवार एवं मीडिया ही नहीं होगा, क्योंकि परिवार तो हो गया आपका फर्स्ट समाजीकरण और मीडिया हो जाएगा सेकंड समाजीकरण, तो ये तो नहीं होगा। फिर क्या होगा? मीडिया एवं पास पड़ोस। तो मीडिया पास पड़ोस हो गया आपका फर्स्ट समाजीकरण और मीडिया हो गया सेकंड, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट है, दोनों परिवार एवं पास पड़ोस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? केंद्रीय माध्यम शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए नए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण किस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है। अब क्या अपेक्षा की जा सकती है मेरे भाई? इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 में बोला है वे समय नष्ट करने वाली समाजीकरण आदतों प्रकृति का त्याग करें। ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि समाजीकरण के आप उसको अब कहिएगा कि बच्चा में जो समाजीकरण की आदत और प्रकृति है उसका आप खत्म करवाइए, फिर बच्चा विकास कहां से कर पाएगा? ये तो सीधा आपका इसका क्या होगा? विरोध हो गया। फिर भी हम लोग आगे पढ़ लेते था सीखे कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई सके। श्रेणी तो क्या है? जैसी आ जाए सीधा नेगेटिव टैग वर्ड, इसको सीधे काट देना है, देखते काटना है। फिर 2 नंबर में क्या है? वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करे तथा समाजीकरण कौशल सीखे। देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज एकदम राइट आंसर मिल गया। वे समाजीकरण कार्य में सक्रिय भागीदारी मतलब एक्टिव होके उसमें पार्टिसिपेट करे तथा निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल सीखे। सामाजिक स्किल मतलब सोशल स्किल को भी सीखे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। लेकिन हम लोग इसके दोनों ऑप्शन को भी समझ लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में बोला है वे बिना प्रश्न उठाए समाज के विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। सीधे काटना है। अगर ऐसा करेगा तो फिर वो हो जाएगा पपेट, गलत को गलत नहीं समझेगा, सही को सही नहीं समझेगा। ठीक है, 4 में हो जाएगा किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करे जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाए। तो एकदम गलत है, ये तो अपराध हो जाएगा आप अगर ऐसा करवाइएगा तो। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है, मतलब जॉन डीवी के अनुसार सही है? तो आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में बोला है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होता। ऐसा उन्होंने नहीं बोला है भाई, तो सीधे गलत है। ये ऐसा
ऐसा कुछ उनका कथन नहीं है, उनका अनुसार ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 में विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। उन्होंने एकदम यही बात कही थी कि बच्चों को स्वयं की जो सामाजिक जो प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है, उसको सुलझाने के लिए उसको स्वयं तैयार करिए, मतलब उसको स्वयं जागरूक करिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है। देखिए, अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण या संवर्धन करना चाहिए, गलत है। बच्चा में जिज्ञासा अपने आप होता है। ठीक है, किसी भी चीज, अच्छा मान लीजिए ये दुनिया है मेरे भाई, कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता है जब तक पढ़ने वाले के अंदर जिज्ञासा ना हो, सीखने वाले के अंदर जिज्ञासा ना हो। ठीक है, कोई शिक्षक कहता है ना कि हम फलाने बच्चों को पढ़ा दिए, इतना बच्चा को पढ़ा दिए, अरे ये आपकी क्वालिटी नहीं है, वो बच्चा की क्वालिटी है जो आपसे पढ़ लिया। ठीक है, जो आपसे वो पढ़ा और उसको आपका टीचिंग लर्निंग बेहतर अच्छा लगा और वो क्वालिफाई कर गया। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए अब ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। ये भी गलत हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कुछ अपना नियम कानून नहीं बताया, सिर्फ बताया था कि विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये जॉन डीवी के अनुसार समुचित है, मतलब सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोला गया है, पढ़िए और आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसमें बोला गया है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, क्या बोला है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था। क्यों किया गया था मेरे भाई, तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 में बोला है राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों बोर्ड की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। बताइए मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर 1 सही है क्या। फिर ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, इसे बोला है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर 3 क्या बोला है, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेख लेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। बताइए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 3 सही है क्या। फिर ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। बताइए सही होगा क्या। जहां दिख जाए ना कि तुलना में प्रतियोगिता, सीधे कर देना है, क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये तो पहले ही कट जाएगा। फिर देखिए 3 में क्या बोला, विद्यालयों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। तो ये भी मेरे भाई गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बेहतर व्याख्या के लिए ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर क्या है, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, ये सही हो जाएगा। विद्यालय आधारित आकलन जो प्रारंभ किया गया था उसका क्या मकसद था कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और ये क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में विकेंद्रीकरण किया जा सके, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। मेरे भाई, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है, बताइए। ऑप्शन 1 नंबर 1 में है अंतर्दृष्टि, इंसाइट। ऑप्शन नंबर 2 में है मानसिक प्रारूपता। ऑप्शन नंबर 3 में है मोर्चाबंदी और ऑप्शन नंबर 4 में है निर्धारण। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन बोला है कि समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है, मतलब समस्या समाधान की प्रक्रिया में आपको क्या सहायक है, वो ऑप्शन में पूछ रहा है। तो बताइए मेरे भाई, मानसिक प्रारूपता, तो मानसिक प्रारूपता, मानसिक अगर आपका फिक्स रहेगा किसी भी चीज को सोचने की कला, अगर आप एक ही प्रक्रिया को, एक ही प्रोसेस को अपनाएंगे, तो क्या आप समस्या समाधान के आप अच्छे निदान तक पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर क्या है, मोर्चाबंदी, आप किसी चीज में आप उसके बैरिकेडिंग कर देंगे, सोच को लेकर के आप सीमित रहेंगे, तो क्या ऐसा होगा, नहीं होगा। अच्छा, समस्या समाधान, ये भी गलत हो जाएगा। फिर निर्धारण, किसी भी चीज के लिए आप, मतलब मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि हमको मैथ बनाना है, तो मैथ बनाना है, तो कोई क्वेश्चन आपको मिल गया, तो क्वेश्चन जो मिला है उसको अगर आप एक प्रोसेस पर आधारित रहेंगे, तो क्या आप अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको निर्धारण से हटना होगा, प्रोसेसन से हटना होगा, खुल के सोचना होगा। तो मेरे भाई ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अंतर्दृष्टि मतलब इनसाइट, मतलब आप अपने अंतर्दृष्टि से आप उस तरीकों को जो आप अपनाए हुए हैं उस पर बार बार विचार करके नए नए तरीकों का क्या करिए, सृजन करिए। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। क्या बोला है, सबसे कम प्रेरक, मतलब उसके लिए सबसे कम उपयोगी होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में है
राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। ऑप्शन नंबर 2 में अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में है उन रंगमंचियों कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। ऑप्शन नंबर 4 में है संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकार की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। तो बताइए मेरे भाई सबसे कम इसमें कौन सा आपको प्रेरक लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहा है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। ये क्या होता है? ये परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग होता है, ये गलत होता है। आपको किसी भी चीज में मास्टरी ओरिएंटेड गोल की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि आप बच्चा को उस चीज में देखेंगे कि उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो मन लगाया करता है, उसको उसमें इंटरेस्ट रहता है अपना। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 10 में देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। बताइए मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 में है गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। बताइए, जो बच्चा को किसी माँ बाप ने गोद लिया है तो उस बच्चा का बुद्धि लब्धांक होगा, क्या वही बुद्धि लब्धांक उसके भाई बहन का भी होगा? क्या ये सही है? बोलिए मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 में है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। अब ये बोल रहा है कि अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। फिर ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या बोला है? विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? आप सभी साथ इसका कमेंट बॉक्स में लिखिए। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। तो ये तो बात सही लग रहा है मेरे भाई, क्योंकि आनुवांशिक बनावट जो होता है ना व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और देखिए क्या बोला है? अनुभव मस्तिष्क के विकास प्रभावित नहीं करता है। अनुभव तो मस्तिष्क के विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है ताकि बच्चा उसमें खुल के सोचता है, बहुत अच्छा अपना क्या करता है, सोच डेवलप करता है, तरीकों को डेवलप करता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। बताइए मेरे भाई किस पर महत्व देता है? ऑप्शन नंबर 1 में है गुणारोपण, ऑप्शन नंबर 2 में है अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर 3 में है संतुलीकरण और ऑप्शन नंबर 4 में है सांस्कृतिक उपकरणों। तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्या इन्होंने सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर ज्यादा जोर देते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इसमें है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? बताइए मेरे भाई किस क्रम में होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है अमूर्त, सांवेदिक और मूर्त। ये तो सीधा सीधी गलत हो जाएगा। फिर है मूर्त, अमूर्त और सांवेदिक, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर क्या है? अमूर्त, मूर्त और सांवेदिक, ये भी गलत हो जाएगा। अब सही क्या है? तो पहले होगा सांवेदिक, फिर होगा मूर्त, फिर होगा अमूर्त। पहले क्या होगा? सेंसोरी मोटर होगा, फिर आपको क्या होगा? ये वाला, ये होगा आपका कंक्रीट और ये होगा फॉर्मल। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से बच्चा का विकास होता है। तो सभी साथी समझ चुके होंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? शर्मिंदगी। शर्मिंदगी क्या है? तो ऑप्शन में देखते हैं। इसमें बोला है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब बताइए मेरे भाई शर्मिंदगी का बताइए का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? बोलिए मेरे भाई। अब ऑप्शन नंबर 2 में देखिए बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। फिर ऑप्शन नंबर 3 के लिए क्या है? के प्रभाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। बताइए करना चाहिए क्या शर्मिंदगी? फिर ऑप्शन नंबर 4 में है का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। बताइए। तो देखिए शर्मिंदगी जो होता है ना, उस संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चा में जब आप शर्मिंदगी फील कराएंगे तो वो चीजों को करने से डरने लगेगा कि नहीं सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बात समझे कि नहीं? तो ऐसा आपको फील नहीं कराना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में बताइए अधिगम का संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। बताइए ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला है कि अधिगम का संरचनात्मक
विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है बच्चे पूर्ण रूप से बेशकों पर निर्भर रहते हैं, ऐसा गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा पूर्ण रूप से बेशक पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। फिर ऑप्शन नंबर 3, 4 भी देख लेते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं, जहां पाठ्य पुस्तक दिख जाए सीधे काट देना, इस पर निर्भर रहते ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में बच्चों की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा तो भाई बोले तो सीधा इसको तो देखना भी नहीं, इसलिए कि बच्चा अब केंद्र में रहता है, बच्चा की भूमिका नहीं है, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए मेरे भाई अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है देखिए, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है, बताइए मेरे भाई, किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 में केवल पर्यावरण पर, ऑप्शन नंबर 2 में ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, ऑप्शन नंबर 3 में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, और ऑप्शन नंबर 4 में केवल आनुवंशिकता पर। बताइए तो मेरे भाई सभी साथी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी साथी को आज का क्लास काफी मजा आया होगा, काफी अच्छा लगा होगा। तो आप सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और सभी साथी कमेंट में लिखिए कि अब किस सब्जेक्ट पर आप लोग क्लास चाहते हैं, तो हम लोग उसी सब्जेक्ट पर क्लास लेकर के आएंगे। और कोई भी साथी को जरा सा भी, थोड़ा सा भी, कहीं भी डाउट हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम लोग डाउट सेशन को भी लेकर के आए और सभी साथियों की समस्याओं को यहाँ पे रखें और सबको समझाने का प्रयास करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।